हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 की। लास्ट टाइम में हम लोगों ने 4.2 तक कंप्लीट कर लिया था और द्विघात समीकरण के बारे में जाना था कि द्विघात समीकरण कैसे काम करती है, कौन कौन से फॉर्मूले के जरिए इनको सॉल्व किया जाता है। आज एक और नया फॉर्मूला आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है और इसके मूलों में क्या क्या संबंध होते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस की थी, आज फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा जो अभी द्विघात समीकरण है ना पूरा नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा अस्तित्व है इसका। तो आज हम जानेंगे कि आज के इस टॉपिक में हमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, बात बताऊं अगर आपको मैं कि हमारी द्विघात समीकरण में आप लोगों को लास्ट टाइम में मैंने गुणनखंड विधि सिखाई थी कि गुणनखंड विधि के जरिए आप लोग मूल कैसे निकालते हैं, मूलों का क्या काम होता है, मूल क्यों निकाले जाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग आपको बताएंगे, मतलब मैं ही आपको बताऊंगा, हम लोग क्या, मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो एक पूर्ण वर्ग विधि भी आती है जिसके जरिए हम लोग मूल निकालना सीखेंगे और क्या होते हैं, विविधकर क्या होता है जरा इसके बारे में जानेंगे और द्विघाती समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लगभग 2 या 3 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो पूरा सेशन लगातार हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर बने रहिए और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो सब नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं 4.3 के 1 से लेकर और क्वेश्चन 11 तक सॉल्व करवाए जाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन में आप लोगों को नोट करते चलना है। अदरवाइज जिनते बच्चे नोट नहीं भी कर रहे तो पीडीएफ तो मिलेगी, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप नोट कर रहे हो ना मेरे साथ में तो आपको ये और ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप नोट करके लिखोगे मेरे साथ में। राइट, चलिए तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। इन्होंने क्या कहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। अब बेटा यहां पर एक बात आती है कि अस्तित्व हो तो आपको सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं सॉल्व करना। अब ये अस्तित्व है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? पहला क्वेश्चन तो यही आपके दिमाग में बनेगा। फिर इन्होंने कहा है कि अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करिए या हल करिए। राइट, तो भैया अस्तित्व कब होता है जरा आप मुझे इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन हम बाद में शुरुआत करेंगे, पहले आप ये बताइए कि अस्तित्व क्या होता है। तो मैंने कहा कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसी कोई चीज अगर दिखती है तो आप कहते हो कि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर द्वि है, मतलब 2 है। राइट, तो ये द्वि और घात की समीकरण है, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। जहां पर ये सब क्या है, हमारे अचर पद हैं। अचर का मतलब इनके साथ में ना कोफिशिएंट हैं, ये हमारे इनके अलावा कोई और चीज नहीं चलाई जा सकती, ये हमारे अचर पद हैं। और ये जो है ना x वाली वैल्यू, ये हमारी चर पद है, मतलब इसके अलावा कुछ और भी चलाया जा सकता है। आप चाहे तो y चला लो, z चला लो, कोई भी वैल्यू चला लो, सब काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 दिया गया तो 5 ही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं ले सकते। ये बात आपको जाननी पड़ेगी अचर पद और चर पद में। तो x स्क्वायर के साथ में जो दिखता है उसे a बोलते हैं, x के साथ में जो दिखता है उसे b बोलते हैं और c वाला हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि बदलेगी नहीं, जो आपको दी जाएगी वही आपको लेनी पड़ेगी। राइट, चलिए तो मैं यहां पर आपको यह समझा रहा था भाई कि ये द्विघात समीकरण में आपको यह बताना है कि भाई इसमें ना अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा अस्तित्व तभी होगा जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को इतना पाओगे, कितना पाओगे, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पाओगे, तब जाकर आप कहोगे कि ये अस्तित्व में है। अदरवाइज अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो आप ये कहोगे इसके मूल अस्तित्व में नहीं है और हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो ये पता चल, अच्छा ये है क्या चीज, एक्चुअल में ना ये डिस्क्रिमिनेंट है एक तरह का। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है जिससे मूलों के प्रकृति पहचानी जाती है कि मूल हमारे समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे। इस तरह की चीजों को हम लोग पहचानते हैं कि मूल ना कैसे आएंगे, ये हमारा विविधकर से पता चलता है। इसी चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है और इसी को हम लोग विविधकर भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा विविधकर होता है। उम्मीद करते हैं ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी डिस्क्रिमिनेंट और विविधकर क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट में जो मैंने बताया d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
इस चीज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तब बोलोगे कि ये अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है। बातों को बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, ये अस्तित्व में है। अगर हमारा लेस देन 0 आता है तो आप कहोगे अस्तित्व में नहीं है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और ये हमारा सी मिलता है, इसको ही हम लोग सॉल्व कराएंगे हर बार। इसी से अभी द्विघात समीकरण, द्विघाती क्या समीकरण क्या होती है वो भी हम लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं। अब ये जानेंगे कि हमें पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा और कैसे कैसे आंसर आएंगे। बच्चों समझते चलिएगा और जानते चलिएगा कि हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास में ये दिया गया है कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 दिया गया है, प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 दे दिया गया है। ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। मैं पहला क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, आप लोग उसी तरह से करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। आगे के क्वेश्चंस मैं थोड़ा शॉर्ट्स में लगाऊंगा, पूरा लिखने बैठेंगे तो लगभग 5 घंटे का सेशन चला जाएगा। 11 क्वेश्चन करने हैं आखिर हमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन जिस हिसाब से लगाया जा रहा है उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा समीकरण की तुलना कंपेयर करा लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कराने पर या फिर करने पर। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर आप कहोगे सर a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू -7 मिलेगी और c की वैल्यू 3 मिलेगी। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको इसके अस्तित्व चेक करने हैं। तो हम कहेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, जरा चेक करना। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू इतनी और c की वैल्यू इतनी। ये कितना हो गया, 49 हो गया। ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, माइनस करोगे आ जाएगा 25। बता ये जो वैल्यू है ना, ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा भी है। ठीक है, 0 से बड़ा है। हमने कहा था या तो 0 से बड़ा आ जाए या तो 0 के बराबर आ जाए तो वो अस्तित्व में होगा। तो 0 से बड़ा मिल गया तो इसका मतलब मूल अस्तित्व में है। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं आगे, अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में है। हमने ये आपको बता दिया कि समीकरण के मूल अस्तित्व में है। अच्छा, अगर अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि लगानी है और सॉल्व करना है। गुणन घंट विधि पहले बताई थी, आज पूर्ण वर्ग विधि समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए। तो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप मुझे ये पूर्ण वर्ग विधि लगाने से पहले एक चीज बताएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या इतनी बात बता सकते हो कि नहीं? अगर बता दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सामने लिखा हुआ है, याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फर्क कहां पर है, लास्ट में प्लस है, यहां पर माइनस है, बस यही हमारा प्लस माइनस का फर्क है। अदरवाइज कुछ भी चेंजेस नहीं है। उम्मीद करते हैं दोनों चीजें समझ में आएंगी। इनका ख्याल रखना, इन्हीं को बनाना है आपको इस समीकरण के अंदर। a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब बताते हैं कैसे बनाना है। बच्चा यहां पर ना आपको पहला वाला टर्म a स्क्वायर दिख रहा होगा। आप कहोगे सर x का स्क्वायर है, ये a, इसके साथ में जो a ये लिखा हुआ है ना, इसको a बोलते हैं, ये b होता है और ये c होता है। तो आप समझो कि ये a का स्क्वायर है, यहां पर 2ab बनेगा और यहां कहीं b स्क्वायर आएगा, बिल्कुल उसके जरिए। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको ये पहला स्टेप तो ये याद कराऊंगा हमेशा कि आप ना ये जो पहली चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर के साथ में, फॉर्मूला लिख लिया होगा ना आपने। चलो, आप ही के लिए जरूरत है, हमारे लिए नहीं, आप लिख के रखना उसको क्या दिया गया। मैं कहूंगा ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है मुन्ना, इसको ना आप क्या करो कि हमेशा एक्स स्क्वायर ही रखो, इसके अलावा कुछ मत रखना। जैसे 2 रखा है ना, हटा दो। अब कहोगे सर हटेगा कैसे, तो 2 गुणे में है ना, डिवाइड करवा दो। तो मैंने कहा समीकरण
को 2 से भाग देने पर, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2x² डिवाइड बाय 2, फिर ये मेरा माइनस में 7x डिवाइड बाय 2, 3 को डिवाइड बाय 2, सबको भाग दे दिया, भाग दे दो यहाँ पर, 2 से 2 कट गया, x² माइनस 7x बाई 2 3/2 इज इक्वल टू 0। ये करने से क्या फायदा मिला? ये करने से ये मिला कि मेरा जो x² था ना, ये मेरा अकेला बच गया, अब यहाँ पे 2 नहीं है। तो ये जो पहला टर्म आया है ये समझो a² आया। अगर मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद दिलाऊं तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता था कि नहीं होता था? लेकिन इस टर्म को ऐसे लिखो बच्चा, इसको ना ऐसे लिखो, 2ab वाला पहले ले लो और b² वाला बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहला वाला जो टर्म बनेगा वो a² बनेगा, पहला वाला जो टर्म बनेगा वो a² बनेगा, फिर 2ab आएगा, 2ab इस जहां पर x मिलेगा ना वहीं से हमें 2ab मिलेगा। ये बात याद करते चलो, जहां जिस टर्म में x होगा, इसमें तो x है नहीं, इसमें x है ना, यहां से 2ab मिलेगा, ये वाला 2ab हमारा इस टर्म से बनेगा। अब बनेगा कैसे? पहली बात तो ये समझते हैं मुन्ना, ये मेरा a² है, a² मतलब x का स्क्वायर, a की जगह x ला रहे हैं तो मतलब a की वैल्यू तो x हो गई, 2a और b क्या रखा जाए, ऐसा सोचा जाता है। 2 तो मिल गया, a भी मिल गया, a क्या है? x है, a क्या है? x है, तभी तो a का स्क्वायर है। b क्या आएगा ये बता दो, कैसे निकल? अब b ऐसा रखना है कि ये चेंज भी ना होने पाए, 7/2 ही आना चाहिए, ये भी याद रखो, ठीक है? चलो देखो, x² माइनस का मैंने कहा 2 ले लिया, ये वाला x था, ये a हो गया, 2a हो गया, बात समझ में आई? b कैसे आया? b मैंने कहा 7/4 आएगा। आप पूछोगे कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन बच्चों का, कैसे आएगा सर 7/4 कैसे आएगा? आप जरा मुझे पहले तो ये बताओ, मैंने जो लिखा है क्या इसको अगर सॉल्व कराया जाए तो क्या यही चीज बनेगी? इसको सॉल्व कराओगे क्या यही चीज बनेगी? 2 से 2 काट दो, 2 2 जा 4, नीचे 2 बचेगा, 7/2x, बिल्कुल सही। ये मेरा 2 है, ये मेरा a है, देखो a चेंज तो नहीं हो रहा, ये a हमारा x था, a ही लिया। b की जगह 7/4 कैसे आया? ट्रिक बताते हैं, देखना समझना भाई। जो चीज मैंने क्या बोला, जिसके पास में x होगा, ये x है ना 7/2, इसके पास x था ना, इसको ना 2a से डिवाइड करा दिया जाता है। किससे डिवाइड कराएंगे? 2a से डिवाइड करा देंगे। कैसे? देखो यहां मैंने डिवाइड करा दिया, 2 और a से डिवाइड करा दिया, तो आपको पता चला x से x कैंसिल हो गया, 7/4 बच गया, यही मेरा b बचेगा। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। b क्या बच गया? 7/4 बच गया, वही 2a और b की जगह पर ये भर दिया। अगर अभी भी ना समझ में आओ टेंशन मत लो, अभी अगले 1000 क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि से लगाने के लिए, उसमें फिर से समझाया जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो इतनी बात तो b तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि भाई 2ab, और b ऐसा रखना पड़ता है जो यहां पर हमें बनता हुआ दिखे। फिर क्या होता है सर? आपको a प्लस b का फॉर्मूले में क्या पढ़ाया था? a का स्क्वायर प्लस b का 2ab प्लस b², तो a² बन गया माइनस 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है एक्चुअली, a² माइनस 2ab, फिर प्लस b² आना चाहिए। अब b² कैसे आएगा भाई? b तो ये है ना, b तो ये है 2ab, b ये है, तो इसी का स्क्वायर करके आप जोड़ दो, क्योंकि आएगा कहीं से नहीं, मेरी जेब से जाना पड़ेगा, मेरी जेब से मुझे डालना पड़ेगा। मैंने कहा भाई 7/4 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, b का स्क्वायर, अगर जोड़ा है तो माइनस भी कराना पड़ेगा भाई, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए अगर मैंने कुछ दिया है तो कुछ ले भी लूंगा, ठीक है? तो तभी मेरी इक्वेशन जो पहले इन्होंने दी थी वो बैलेंस रहेगी। अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, प्लस कराया माइनस कराया, तो ये काम तो इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, अभी इस वाले बंदे का हिसाब किताब नहीं हुआ, तो ये लास्ट में रखा रहेगा। आप अगर इस कॉन्सेप्ट में यहां तक की वैल्यू को समझो तो आप कहोगे सर a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों बनाना समझ में आया होगा। a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे आया? a की जगह पर x था, b की जगह पे 7/4 था, इसका होल स्क्वायर बन गया। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को, इस ब्रैकेट को ध्यान से समझोगे, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है लेकिन है नहीं उतना हार्ड। ये रहा माइनस का 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ गया 4, यहां पर आ जाएगा प्लस का 3/2 इज इक्वल टू में 0। क्लियर? फिर उसके बाद a
माइनस बी का होल स्क्वायर तो रखा ही रहेगा। अच्छा यहां पर आप एलसीएम लोगे या इनको उधर ले चलो तो आप कहोगे सर 49/4 माइनस का 3/2। ये माइनस का था प्लस में आ गया, प्लस का था माइनस में चला गया। अच्छा यहां पर जब एलसीएम लिया जाएगा बच्चा तो आपके पास में आ जाएगा 4, ये 4 बन जा 4, ऊपर तो 49 बच गया, यहां आ जाएगा 6, 2 2 जा 4 और 2 टाइम गया है तो 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 43/4, ये मेरे पास में 43/4 आंसर आ गया। 43/4 आंसर आ गया x माइनस 7 का 4 का होल स्क्वायर। तो क्या सर मूल निकल आए? नहीं बच्चा, अभी भी मूल नहीं निकले हैं। अब कैसे मूल निकलेंगे? ये स्क्वायर हमें x की वैल्यू मूल बताती है ना, x की वैल्यू मूल बताती है, x स्क्वायर को उठा के इधर भेज दो। और ये भी याद रखना इस कॉन्सेप्ट में कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, लेकिन अकेला स्क्वायर रूट नहीं बनता है, वहां पर प्लस और माइनस भी आते हैं। अब आप पूछेंगे सर प्लस माइनस क्या करने आ जाते हैं? बेटा अगर आप यहां ध्यान से देखो प्लस माइनस ना लगाओगे ना तो एक ही आंसर आएगा, एक ही मूल निकलेगा। लेकिन प्लस माइनस लगाते ही क्या हो जाएगा? प्लस माइनस लगाते ही आपके 2 मूल निकल कर आएंगे, और 2 ही आने चाहिए, एक क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के पास में 2 मूल से कम नहीं होने चाहिए, 2 मूल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्लस माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, इतनी बात क्लियर। आप कहोगे 43 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 43, लेकिन 4 का तो होता है, तो उसके ऊपर से हटाकर हमने 2 लगा दिया। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। फिर उसके बाद क्या करें सर? फिर उसके बाद में x माइनस 7/4 था, उठा के उधर ले चलो, x की वैल्यू आ जाएगी 7/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 43/2 आ गया। ये मेरे पास में x की वैल्यूज आ गई। आप कहेंगे सर 2 वैल्यू आनी चाहिए ना, तो पहली तो प्लस वाली आ रही होगी, दूसरी बार माइनस वाली। अभी भी एक स्टेप और बचा है, अभी भी कर लो इसको आगे। हम अब यहां पे ये लिखेंगे कि जब प्लस चिन्ह लिया जाता है, जब पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव साइन ले लो बेटा, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू 7/4, पॉजिटिव साइन ले लिया और ये लिखा हुआ है 43/2। एलसीएम लेकर आप ये कह सकते हो ना कि ये मेरे पास में 4 एलसीएम आ गया 2, और मेरा जो है ये 4 1 जा 4, 7 बचेगा, 2 2 जा 4, ऊपर आ जाएगा 2√43। ये पहली वैल्यू आ गई x की, एक वैल्यू x की निकल आई है। 43 का अगर पॉइंट में रखोगे तो पॉइंट्स में आंसर आने लगेंगे, हालांकि उतनी जरूरत नहीं होती है, इतना ही आंसर सही होता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि x की वैल्यू को अब मैं निगेटिव ले रहा हूं, माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लिया तो आप कहोगे 7/4 माइनस स्क्वायर रूट 43/2, फिर आपका 7 माइनस रूट 43/4 आंसर आएगा। आप आराम से करके देखना, ये मेरा आंसर हो गए। दोनों आंसर मैंने निकाल के दिखा दिए। मूल अस्तित्व में था तो हमने पूर्ण वर्ग विधि लगाई और आंसर निकाल के दे दिया। ये पूरी पूर्ण वर्ग विधि थी। पूर्ण वर्ग कहां बन जाती है? जब a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तब पूर्ण वर्ग बन जाती है। उम्मीद करते हैं बच्चों पूरी तरह से पहला क्वेश्चन इतनी डिटेल में बताया है, लगभग 15 मिनट हो चुका होगा। तो इतनी डिटेल में बताने के बाद में अगर कुछ फायदा हुआ, समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक शेयर करना मत भूलना। आप जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले। चलिए फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्लियर, इतनी ही डिटेल में। अब दूसरा वाला तो नहीं बता सकते, नहीं तो 15-15 मिनट का हर क्वेश्चन हो जाएगा, तो भैया हो चुका। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे और समझते चलिएगा कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का x हो गया, हाँ, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0 अस्तित्व में है कि नहीं है, पहली बात तो ये चेक कर लो। तो तुलना कराएंगे ना, तो a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू 1 मिलेगी और c की वैल्यू -4 मिलेगी। फिर हमें पता है तुलना कराकर हमें चेक करना है कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। तो हम कहेंगे भाई b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी, जरा चेक करो, b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, c कितना आ गया -4। अच्छा नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 4 हमारा, और ये हो गया हमारा a, और ये हो गया c। तो आप कहोगे 1 माइनस माइनस, ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32,
प्लस का ये आ गया 33 जो कि हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब मूल अस्तित्व में है। और मूल अस्तित्व में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी। अब पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी तो हमें इसी पर लगानी पड़ेगी, और इसको लगाने के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये भाई साहब जो एक्स स्क्वायर वाला होता है ना, इसको अकेला रहना चाहिए, 2 मत लो इसके साथ। 2 नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कराएंगे। फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण को 2 से भाग कराने पर, क्योंकि 2 ही हटाना है ना तो 2 से ही भाग कराओगे। तो 2 जैसे ही भाग कराओगे आप कहोगे सर यहां पर ना भाग कराने पर आपके पास में कुछ इस तरह का समीकरण आएगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, यहां से 2 हट गया, लेकिन यहां से 2 नहीं हटेगा, बल्कि यहां तो डिवाइड में दिखेगा, और यहां से भी जैसे ही आप 2 से डिवाइड कराओगे आ जाएगा 2 2 जब 4। ये समीकरण बनकर तैयार हो गई। अब पहला वाला टर्म ए स्क्वायर बनाता था, जहां पर एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू एक्स दिखेगी। तो देखो बहुत ध्यान से देखते चलना, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए का स्क्वायर। फिर मैंने कहा था 2ab, जहां x होता है ना इसी से 2ab बनेगा। बनाने का क्या तरीका बताया था, जो वैल्यू लिखी हुई है ना उसी को डिवाइड करा दो 2a से, 2a से 2 और a हमारा कितना है x है, a की जगह आखिर x आ रहा है ना, 2a से डिवाइड कराया, x से x कट गया, 1/4 आ जाएगा b की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आती, b की वैल्यू आती। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से ना आप लिखो 2ab, देखोगे तो यही चीज आएगी। एक मिनट, b कितना 4 आया है, देखोगे इसको सॉल्व भी कराओगे तो यही आ जाएगा घूम के, और यही आना भी चाहिए था। आखिर चेंजिंग नहीं आनी चाहिए इक्वेशन में, कुछ भी कर लो अपनी तरफ से, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, लेकिन इक्वेशन बदलनी नहीं चाहिए। तो हमने इसको इस तरह से लिखा और देखा कि भाई मेरी इक्वेशन अभी भी नहीं बदल रही। अगर मैं इसको काट दूं ना 2 2 जब 4 तो अभी भी x/2 ही आएगा इसकी जगह पर, राइट। तो मेरा 2ab भी बन गया, इसकी जगह पे 2ab आ गया। मैंने कहा था ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा आपका, इसको छोड़ दो, अपनी तरफ से कुछ दो इसको, जिससे कि b स्क्वायर बने। यही तो b है, यही तो b है, b है तो b का स्क्वायर जोड़ दो, b का स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और b का ही स्क्वायर घटा देंगे, और साथ ही साथ ये माइनस का 2 लिखा था = में 0 था। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। फिर आगे देखिएगा, फिर भाई ये जो इतनी चीज लिखी है इस बार ये प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a + b का होल स्क्वायर -1/16 - 2 = 0। 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो ये वाली मैंने ये रख दी। 2 मेरा कहां से आया था, यहां से आया था। तो देखते जाना, a + b का होल स्क्वायर, इसको उठा के उधर भेजो, 1/16 + 2। फिर आप ये कह सकते हैं ना, यहां पर 1 ले लो, 16 1 जा 16 हो गया, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 16 को 2 से करोगे 30, तो 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 33/16, और ये मेरे पास में आ जाएगा x + 1/4। देखो स्टेप सेम हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, स्टेप वही चल रहे हैं जो चल रहे थे। फिर मैंने क्या कहा था, जो भी होल स्क्वायर बने इसको उठा के इधर भेज देना, प्लस माइनस के साथ रूट बनाएगा। तो प्लस माइनस के साथ रूट बना लो जल्दी से, समझो। यहां पर ये देखो x + 1/4 = रूट में लिख लिया 33/16 प्लस माइनस के साथ में बच्चा। फिर उसके बाद इसको उठा के उधर ले चलोगे तो 1/4 माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस √33/4 आएगा। क्यों, क्योंकि 33 का तो रूट होता नहीं है कुछ भी, लेकिन 16 का रूट होता है 4। 16 का अगर रूट निकालोगे तो आएगा 4। अब देखो यहां पर ये वैल्यू तो मेरी बन गई है, लेकिन मुझे अलग अलग वैल्यू बनानी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, अगर मैं पहली बार में प्लस साइन ले लूं, प्लस साइन लेने पर, चिन्ह लिख लेना बेटा, प्लस साइन लेने पर, तो x = -1/4 प्लस √3/4। आप कहोगे 4 4 एक जैसा है, तो एक ही बार लिख लो, -1 प्लस का √33। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद में आप ये भी कह सकते हो माइनस की वैल्यू ले लो। यहां देखते जाना माइनस की वैल्यू अब कैसे आएगी, माइनस चिन्ह लेने पर। बताओ भाई, माइनस साइन जैसे ही लिया, x की वैल्यू 1/4 माइनस, देखो माइनस में था ये, ठीक है, माइनस का 1/4 है, माइनस का √33 और अपॉन में 4। फिर वही 4 एक बार आ जाएगा, -1 माइनस का √33।
ये हो गई x की वैल्यू दूसरी वाली, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू फर्क एक ही, कुछ भी नहीं है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं, दो वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, तो इसीलिए। चलिए ये बात क्लियर हो चुकी हो तो बताइए, आगे चलें और समझें अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आए बच्चों, आप ना मुझे कमेंट करके बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया था, हम वहां पर भी आपके डिस्कशन के सॉल्यूशन देंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो कुछ भी है वो सेम टू सेम वैसे ही करना है, अस्तित्व चेक करो और फिर उसके बाद में आंसर निकाल के लाओ। तो अस्तित्व चेक करने के लिए अब मेरे पास में आ गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। ये मेरे पास में थर्ड क्वेश्चन हो गया। भाई अस्तित्व चेक करने के लिए a b c सब दिख रहा होगा, आराम से आप कहो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालेंगे b की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, आप याद करके रखो इन बातों को। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो गया और ये भी मेरा 48 हो गया, टोटल कैंसिल होकर 0 आ गया। और देखो ये तो 0 के बराबर है ना, मैंने क्या कहा था, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए तो भी हमारा अस्तित्व रहेगा। अब इसका मूल अस्तित्व में है तो इसका मतलब इसका आंसर आ सकता है। इसका आंसर आएगा तो कितना आएगा जरा इसके बारे में बताइए सर। तो इसका आंसर निकालने के लिए पूर्ण वर्ग विधि लगाई जाए, ठीक है। तो आप कहोगे देखो यहां पर मैंने क्या सिखाया था कि इसको ना हटा देना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देना। आप कहोगे 4 से डिवाइड करवा दिया पूरी इक्वेशन को, तो भाग कराने पर इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस का 3/4 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ 4 से डिवाइड करोगे 4 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 कैंसिल, फिर यहाँ 3/4 आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन बन गई। आपको बताया था ना ये a स्क्वायर बन गया, फिर इस वाले से b बनाना है, b निकाल के लाना है, 2ab रखना है। तो देखो 2a से डिवाइड कराने को मैंने आपसे कहा था कि 2a से डिवाइड कराना, तो जो कुछ लिखा है रूट 3x लिखा है, इसको 2a से डिवाइड करा दो। ये कैंसिल हो गया, ये जो भी चीज बनी है ये मेरी b बनी है। अगर b बनी है तो अपने आप 2a और b की वैल्यू आई है रूट 3/2, बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3x हमारा अपने आप बच जाएगा। ये मेरी 2ab हो गई, 2ab हो गई। फिर मैंने क्या सिखाया था कि जब 2ab हो गई तो b का स्क्वायर जोड़ना चाहिए और b का स्क्वायर ही क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये मैंने ऐड कर दिया, b का स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ दिया और यहां पे मैंने कर दिया माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर, और ये मेरा 3/4 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू में 0। ये इतनी बड़ी क्वेश्चन बन गई। ये मेरे पास में इतनी चीज देखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा, a और b की वैल्यू ये रही, इसका होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा प्लस का 3/4 इज इक्वल टू में 0। बताओ ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये बात समस्या, ये चीज अगर पूरी क्लियर हो गई हो तो बताओ हाँ ठीक है सर, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो 3/4 यहां भी आ जाएगा हमारे पास में, रूट 3 का हम लोग करेंगे 3 और ये आ जाएगा 4, ये से ये हमारा कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये 0 आ रहा है, क्या यहां कुछ गड़बड़ थी? कोई बात नहीं। ये हमने आगे गए x प्लस रूट 3/2, ये स्क्वायर रूट 0 बनाएगा प्लस माइनस का, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, वो 0 गया तो 0 ही चला गया। x इज इक्वल टू में माइनस का रूट 3/2 आएगा, एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी कहां से आएगी? तो बेटा यहाँ पे जो ये 0 जा रहा था ना, आप ये कह सकते हो दूसरी वाली x की वैल्यू 0 ली जा सकती है। बता समझ में आई बात? अगर एक वैल्यू ये आ रही है तो दूसरी वैल्यू को आप 0 ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर जो था उसी से 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा यहां पर ना ऐसा करो, मैं बताता हूं, 2 वैल्यू चाहिए ना, 2 वैल्यू देखनी है आपको। 2 वैल्यू कैसे आएंगी जरा बात को समझो। ये ना गुणनखंड विधि मेरे से सीखी थी आपने, गुणनखंड विधि सीखी थी अगर, तो आप ना ये समझ गए होंगे कि
इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकने का मतलब क्या हो गया, मैंने जो दूसरी वाली जीरो निकाले था वो जीरो ना निकाल के, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे वैल्यू जीरो ना आके क्या आ रही है। देखो ये जो मैंने कहा था कि गुणनखंड का स्टेप, आपको लास्ट वाला स्टेप दिख रहा होगा। अगर मैंने कहा कि यदि x प्लस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो x की वैल्यू माइनस का रूट थ्री बाई टू हो गई। और इसी तरह से इसमें भी आप यही कहोगे, यदि x प्लस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो x की वैल्यू रूट थ्री बाई टू आ जाएगी माइनस में। ये दो वैल्यू देखो आ गई हैं। तो इस तरह से दो वैल्यू हमारी यहां पर कैलकुलेट हो गई हैं। उम्मीद करता हूं वो तो पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी चीजें, और इसमें कुछ भी बड़ा चीज नहीं था, समझने की खाली फेर थी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अगला समझेंगे और देखते हैं क्या क्या हमारे पास में दिया गया है। तो अस्तित्व में ये भी निकला, 3 क्वेश्चन अभी तक अस्तित्व निकल गए, बढ़िया से पूर्ण वर्ग विधि लगा रहे हैं और सीखते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है, जरा उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको फिर से बताना है कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे आएगा और क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करेंगे 4th क्वेश्चन की। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगाने से पहले अस्तित्व चेक करना है भी कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तभी सॉल्व करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर ए बी सी तो साफ साफ दिख रहे हैं, तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, बी का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये हो गया 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, माइनस का 31 आ गया। ये हमारा लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो आप क्या कहोगे कि ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। और जब अस्तित्व में नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगा सकते। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है, यहां पर चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर और समझेंगे क्या क्या करना है हमें। ठीक है, चलिए अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक शेयर करना मत भूलना यार, लाइक शेयर करते रहा करो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती समीकरण का उपयोग करके निकालो। अभी तक पूर्ण वर्ग विधि से निकाला था, अब आपको एक और नई चीज बताएंगे, द्विघाती समीकरण या द्विघाती सूत्र क्या होता है, जरा इसके बारे में आप समझिए। द्विघाती सूत्र बहुत ही आसान चीज है, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ रहे थे ना, बस उसी का उपयोग करिए। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं और आप समझिए वो क्या है, x की वैल्यू है, कैसे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये आपका द्विघाती समीकरण है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac इतनी देर से निकालते चले आ रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट बताया था, वही आपका क्या होता है, विविधकर होता है, उसी का स्क्वायर रूट करके b के साथ में प्लस माइनस कर देना, डिवाइड बाय 2a कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ना मूल है, ये x की वैल्यूज है जो कि आपकी द्विघाती सूत्र से निकल कर आती हैं, डायरेक्ट निकल कर आती हैं, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना होता है, बस फॉर्मूला लगाया, आपका वैल्यू रखी, सॉल्यूशन किया, आंसर आ गया, बस कुछ भी तिगड़म नहीं लगानी है, गुणनखंड वन की जगह वहां पे कुछ भी तिगड़म नहीं लगानी है, बस फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाएगा। इसी को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, इसी के जरिए हम लोग मूल निकालते हैं। चलिए अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। पहले वाले में हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे ये बोला कि भाई द्विघात जो उपयुक्त क्वेश्चन है ना, उसका जो पहला समीकरण है उसको उठा लो और सॉल्व करना शुरू करो। समझना, पहला समीकरण हमने ये बोला कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया गया है। ABC तुलना कराने की जरूरत नहीं ना, अब तो ABC समझ जाओगे, ABC है तो आप सीधा ये कहोगे, चूंकि द्विघाती समीकरण या सूत्र ये होता है, लिख देना। अब मैं डायरेक्ट आंसर लगाता हूं, माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूले से आया, बी हमारा ऑलरेडी माइनस का 7 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर,
-4ac, 4 तो अपनी तरफ से सूत्र से आ रहा है, a हमारा 2 है और c हमारा 3 है। ये देखो 4ac डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास में 2 है, हमने रख दिया। बस सॉल्व करा दो, आंसर आ जाएगा। समझो, ये हो गया प्लस का 7 प्लस माइनस 7 सत्ते 49 प्लस के साथ में आएगा, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 4 2 8 8 3 12, 4 2 8 8 3 24 डिवाइड बाय 2 2 4। तो अब क्या कहेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहां पर आ गया 25 डिवाइड बाय 4। और अब समझो x की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का डिवाइड बाय 4। एक बार प्लस साइन ले लो तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4, मतलब कि आ गया अपने पास 12 बाई 4, 4 3 12, x की वैल्यू 3 आएगी। एक बार जब प्लस लिया, अब अगली बार में जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, जरा समझना। जब माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में 7 माइनस 5 बाई 4, ये आ जाएगा 2 बाई 4, 2 2 4, x की वैल्यू 1 बाई 2। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, दोनों वैल्यू मूल हैं आपके इस समीकरण के। यही वाला क्या पहले भी आ रहा था जब हमने पूर्ण वर्ग विधि लगाया था। अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो यही आ रहा होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चाहे इस विधि से कर लो, ये हमारी द्विघाती समीकरण विधि है, और साथ ही साथ ये पूर्ण वर्ग विधि से भी इतना ही आया होगा, द्विघात से भी इतना आएगा, और चाहे गुणनखंड लगाओगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हर जगह काम करेगा, आप यही वाला लगा के कर सकते हो। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ेंगे। 2 क्या है उसको समझो। ठीक है, द्विघाती समीकरण से ही करना है, जल्दी जल्दी करके बस खत्म कर दो काम को। देखते जाओ, फास्ट करना और समझते जाना क्या चल रहा है। यहां पे इस बार लिख दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह सकता हूं द्विघाती समीकरण से कि एक्स स्क्वायर माइनस बी होता था पहले, तो माइनस, और b की वैल्यू 1 है तो हमने 1 रख दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 4ac, तो 4 और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 4 है, राइट, डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू 2 आ गई। ये हो गया, यहीं पर सॉल्व कर ले क्या, चलो यहीं पर सॉल्व करो। माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 2 जा 32 डिवाइड बाय में 4, तो आपका हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4। एक बार प्लस में ले लेना, एक बार माइनस में ले लेना, दोनों आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में बोला है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 अपॉन इज इक्वल टू 0। फिर मैं यहां पर कहूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब ये वाला, तो माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब ये वाला, b का स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइड बाय 2a की वैल्यू मेरे पास में 2a की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास कितनी 4। ये हो गया क्लियर। फिर उसके बाद में यहां पे लगा दे रहे हैं माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, जरा समझना, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 डिवाइड बाय 8। ये तो गया कैंसिल हो गया, रूट से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस रूट के ही साथ चला जाएगा, जीरो के साथ में सब हट गया, तो 4 रूट 3 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, और साथ ही साथ मेरे को क्या मिलेगा 4 2 जा 8 मतलब कि रूट 3/2 मिलेगा। इसी की तो वैल्यू आ रही थी, अच्छा ये माइनस का था ना, माइनस का था, तो इसी की वैल्यू देखो 2 बार आ रही थी ना, माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, ये वही वाला आंसर है कि आपका आंसर क्या आएगा माइनस रूट 3/2 2 टाइम आएगा, जरा ये बात ध्यान रखना, क्लियर।
क्लियर है? तो जब इस तरह कंडीशन आए तो आप अपने आप इसको 2 बार लिख सकते हो, ये बात ध्यान में रखना और आपका आंसर आ जाएगा। अगले वाले का अस्तित्व नहीं था तो उसका आंसर भी नहीं निकल पाएगा, वो हमारा काल्पनिक चला जाएगा। रूट में माइनस का 31 आएगा, जब आप यहां सॉल्व करोगे ना तो रूट में -31 जैसे पिछली बार आ रहा था तो वो काल्पनिक वैल्यू चली जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्ट लिखो कि वो अस्तित्व में है नहीं, उसके मूल अस्तित्व में है नहीं, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। अब बोला है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। बस मूल ज्ञात कर दो भाई, कोई भी विधि लगा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस मूल ज्ञात कर दो। चलिए, तो पूर्ण वर्ग विधि सिखा दी, द्विघाती सूत्र भी सिखा दिया। अब आपको ये कौन सा क्वेश्चन किया था भाई हमने? हाँ, ये तीसरा ही था ना। हाँ ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि सिखा दी, द्विघाती समीकरण सिखा दिया। अब क्या सिखाया जाए? अब सिखाते हैं, चलिए आपको गुणनखंड सिखा देते हैं। जिन बच्चों ने पुराना सेशन नहीं देखा होगा तो उनके लिए नया रहेगा, और जिन्होंने देखा होगा उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। समझिएगा, x - 1/x = 3, जहां पर x जो है 0 का इक्वल नहीं है। तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाओ। तो देखो, ये 1 ले लिया, x को 1 से करोगे x आ जाएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे 1, ये आ गया 3। ये डिवाइड में था, उधर चला गया, x स्क्वायर - 1 = 3x, उठा के इधर लाओगे, माइनस का 3x माइनस का 1 = में 0 आ गया। क्लियर फ्रेंड्स? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो गुणनखंड विधि सब जगह नहीं लगती है, कहीं कहीं पर होता है कि भाई उससे आंसर नहीं निकाले जा सकते हैं, इसीलिए हमारा द्विघाती सूत्र बनाया गया है। तो वो जो जहां जहां नहीं लग सकता ना, वो यही कोई क्वेश्चन है कि इसी में नहीं लग सकता, इसी में गुणनखंड नहीं लगा सकते। आप लगाओगे तो कर नहीं पाओगे। जिन बच्चों को पता होगा वो लगा के देखें, आपको पता चलेगा नहीं लग सकता। बाकी के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें गुणनखंड नहीं लगाया जा सकता। बताने जा रहा था गुणनखंड, जब देखा तो पता चला कि गुणनखंड नहीं लगेगा। आप इसको द्विघाती से ही सॉल्व करोगे, द्विघाती सूत्र से ही सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या होता है। तो x = आ जाएगा -b, तो -b आएगा, माइनस का यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू ये है और माइनस हमारा फॉर्मूले से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b स्क्वायर कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में -4ac, माइनस का 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, डिवाइड बाय 2 × a की वैल्यू 1 आ गई। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस ये आ गया 9 4 13, डिवाइड बाय 2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, 2 वैल्यू आएंगी। 3 प्लस √13/2, 3 माइनस √13/2, ये मेरे पास में 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर अगला समझेंगे। आगे क्या कह रहे हैं जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और बताते हैं क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिख के दी गई, बड़ी हाईवी क्वेश्चन लिख के दी गई, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी अब आप यहाँ पे ये समझ लो कि करना क्या है। द्विघाती ही लगाएंगे, पहले इक्वेशन बना लो कि द्विघात में इक्वेशन दिखती कैसी है। तो द्विघात में इक्वेशन को बनाना हमें आना चाहिए। 1/x + 4 प्लस में नहीं, माइनस में 1/x - 7 = में 11/30, राइट? यही है ना? हाँ, तो यहां पर मेरा सिर्फ माइनस है बस। फिर आप कहोगे इसका एलसीएम लिया जाए, ये एलसीएम लोगे तो आप कहोगे नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई हो गया सर, x - 7 आ गया, x - 7 को इधर भेज दो और ये वाला बंदा उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे 11/30। फिर आप कह सकते हो ना कि x - 7 माइनस x - 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा, मैं इसको ना साथ ही साथ ऐसे कर ले रहा हूँ, भैया डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, और मल्टीप्लाई एक साथ कर भी लो। x का x से किया x स्क्वायर, x को 7 से करोगे -7x, x को फिर x का हो चुका है, 4 का करो, 4 को करेंगे x से 4x, 4 7 जा 28, ये लो खत्म। x को x से करते हैं, x को फिर 7 से करते हैं, दोनों से हो गया। फिर 4 को उठाओ, 4 को x से किया, 4 को 7 से किया, वही चीज यहाँ लिखी है, साइन को साइन से करते चलना। फिर मैं ये कह सकता हूँ 30 को अंदर मल्टीप्लाई, ये तो देखो कैंसिल ही हो गया पहली बात तो, माइनस का 7 माइनस का 4, 30 और इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 आ जाएगा, ये 11 मल्टीप्लाई में है, इधर ले आओ डिवाइड में, = में x स्क्वायर, ये कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 3x,
माइनस का 28। 11 से 11 कैंसिल, 11 1 जा 11 बचा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 थ्रेटिस करोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। 30 को उठा के उधर ले चलो तो आप कहोगे प्लस में आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू में 0, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो प्लस का 2 बचा इज इक्वल टू में 0। बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिख गई आपको। अब आप यहाँ पे गुणनखंड विधि सीखो। गुणनखंड विधि कैसे कराया जाता है, इसमें लग जाएगी तो इसलिए मैं लगवा दे रहा हूं। गुणनखंड विधि के लिए देखो मुन्ना, यहाँ पे जो होता है ना उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 है, एक्स के साथ में क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को 2 से करोगे आ जाएगा 2। इसका ऐसा फैक्टर ढूंढो, ऐसे टेबल पढ़ के लाओ कि ये साइन करने से ये बन जाना चाहिए, मतलब प्लस करने से 3 बन जाना चाहिए बी। हर बार यही करना होता है। माइनस लगा होता तो माइनस करने से ये बनना चाहिए, प्लस लगा है तो प्लस करने से ये बनना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि सर 2 1 जा 2 होता है और 2 में 1 को जोड़ देंगे तो 3 होता है। देखो बन गया। फैक्टर करने से 2 आता है, प्लस करने से 3 आता है। बन गई वही डिजिट, वही डिजिट बन गई। तो अब आप यहां की कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 का एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर माइनस का x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, x भी मल्टीप्लाई, तो माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, कॉमन ले लो। तो यहां से कॉमन लिया, x कॉमन गया, x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे होंगे। x माइनस 2 एक बार, x माइनस 1 एक बार। फिर आप क्या लिखते थे, यदि x माइनस 2 हमारा 0 का इक्वल होगा तो आंसर 2 आएगा, x माइनस 1 0 का इक्वल होगा तो 1 आएगा। क्लियर। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे चलें और समझें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अगर आपको देखो, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और चीज बता दूं। अगर आपको लगा हो कि सर ये फास्ट है थोड़ा सा, तो मैं आपको, जिन बच्चों के लिए फास्ट लगा हो, पुराना वाला सेशन उठा के देखो, वहां पर मैंने इतना सब कुछ सिखाया है ना, ये फास्ट नहीं लगेगा। आप मेरे से जल्दी करके बैठ जाओगे। एक्चुअली में आपने बेस नहीं तैयार कर रखा है, आपने 4.2 नहीं पढ़ा। 4.3 डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं आएगा। जिन बच्चों ने 4.2 पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये डायरेक्ट आंसर कैसे आते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट किया ही क्या है, बस यहीं पे यदि तो नहीं लिखा खाली, बाकी सब तो वही किया है। ठीक है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब पुराना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में थ्योरी सम्स आ गए हैं। ठीक है, थ्योरी कुछ बताई जा रही है, उनको पढ़ो, समझो और सॉल्व करके दे दो इनको। समझते चलिए स्टूडेंट्स। द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि, सब कुछ आपको आना चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आ जाता है। कहीं ना कहीं तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, पढ़े क्वेश्चन, बढ़े आगे। देखिए 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं। रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ये बतानी है। मुन्ना आज की आयु कितनी है पता नहीं, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, लेकिन आज की आयु नहीं बता रहा है। तो आप क्या करो, आज की आयु कुछ मानो जरा। आपने कहा 10 साल है तो 3 साल पहले जाएंगे तो 7 साल का रहेगा, 5 साल बाद जाएंगे तो 15 साल का हो जाएगा। ये बात समझते हो कि नहीं। आज की आयु में अगर पहले जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, बाद में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया जाएगा। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। 3 साल पहले की बात करी जा रही है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो रहमान की आयु जो होगी x-3 हो जाएगी। और इसका व्युत्क्रम, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इन्होंने कहा था 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/, में लिख देना है। तो ये मेरा व्युत्क्रम निकल आया। इसी तरह से 5 वर्ष बाद चलो, 5 वर्ष पश्चात तो रहमान की आयु
हो जाएगी x प्लस 5। पहले 3 साल पहले गए तो माइनस किया था, अब 5 वर्ष बाद जा रहे हैं तो जो आज की आयु है उसमें 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये 5 वर्ष बाद की आ गई। तो इसका व्युत्क्रम करना है, इसका भी व्युत्क्रम कर लो। रहमान की आयु का व्युत्क्रम x प्लस 1 में आ जाएगा, राइट। व्युत्क्रम का मतलब है 1/5 लिख देना, उल्टा करके लिख देना। तो देखो 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ऐसा इन्होंने बोला था। तो इसका और इसका योग प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका और इसका योग 1/x - 3 1/x + 3 ये हमारा 1/3 है। इसका और इसका योग 1/3 के बराबर है, ये हमें समझाया गया था, हमने कर दिया। इक्वेशन बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वर्ड्स को समझो और वर्ड्स के समझने के साथ ही ये काम करो, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को जोड़ने से 1/3 आएगा, ऐसा इन्होंने बोला था। आगे देखिएगा, अब बस बचा क्या है, अब बस आपको सॉल्व करवा लेना है। कैसे सॉल्व होगा भाई, इक्वेशन सॉल्व करना सबको आती होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अच्छा x + 5 आएगा, 5 वर्ष बाद था ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे x। ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। दरअसल थोड़ा लाइट इशू होने की वजह से हमें बीच में ब्रेक करना पड़ा, फिर भी हम आपको आगे कंटिन्यू कराते हैं। फिर भी क्वेश्चन नंबर हमारा 4 चल रहा था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या समझ रहे थे कि रहमान की जो आयु थी वो हमारी कुछ 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद का व्युत्क्रम हमें ऐड कराया गया था और बोला गया था 1/3 आएगी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ने बोला था, राइट। तो हमने ये इसका कहा था, एक इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार हुई थी कि भाई रहमान की 3 वर्ष पहले और रहमान की 3 वर्ष बाद की व्युत्क्रम का आयु का योग जो आया था वो 3 आया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था बस आपको इसको क्या कर लेना, सॉल्व करवा लेना है। ये इधर आ जाएगा x + 5 और ये चीज उधर चली जाएगी, x - 3 डिवाइड बाय x - 3 का मल्टीप्लाई x + 5 के साथ मल्टीप्लाई = में 1/3। फिर उसके बाद x और x कितना हो गया, 2x, ये आ जाएगा प्लस का 2 डिवाइड बाय में x को x से किया x² और ये हो गया प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15, ओके, माइनस का 3x माइनस का 15 = में 1/3। ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 2 = 6x प्लस का 6, ये सब उधर चला गया, x² प्लस का 5x माइनस, अच्छा ये 5x और 3x सॉल्व कर लो जरा, 5x 3x कितना आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का 15। फिर इन दोनों को उठा के उधर ले चलें, x² प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 = में 0। x² ये हो गया माइनस का 4x, राइट, यहां लिख लो, चलो x² माइनस का 4x और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा माइनस का 21 = में 0। बच्चा आप गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, 7 × 3 = 21 होता है और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। चाहे 7 और 3 का फैक्टर बना के गुणनखंड विधि लगा देना तो भी आंसर आएगा, या तो 7 वर्ष आ जाएगा या तो 3 वर्ष आ जाएगा, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। फिर उसके बाद में चाहो तो द्विघाती सूत्र लगा सकते हो, चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हो, सारी विधियां सिखा दी हैं मैंने। अब आपको इसके आगे करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर देता हूं। करके बताना, होमवर्क समझ लो, होमवर्क है आपका, करके बताना कि हो पाया है या नहीं हो पाया है, राइट। अगर हो पाए तो भी अच्छा है, नहीं हो पाए तो भी बता देना, इसको फिर हम जरूर सॉल्व करा देंगे। वैसे तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग अब कर पाओगे, क्योंकि गुणनखंड विधि पहले भी सिखाई थी, आज भी एक बार रिवाइज करवा दी है, अब आप इसको आराम से कर पाएंगे। नहीं तो द्विघाती में भाई वैल्यू रखो खाली ABC की, आराम से आंसर आएगा। द्विघाती में खाली वैल्यू रखो और आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या बोलते हैं जरा इसके बारे में समझते हैं। इन्होंने हमसे ये बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30, हमें नहीं पता कितने नंबर पाई है, लेकिन उनका अगर जोड़ दिया जाए तो 30 आता है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अगर होते ऐसा, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का अंक ज्ञात करने हैं, ऐसा हमको बताया गया है। भाई देखो, ये हमारी द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण 2 वेरिएबल में नहीं लगाई जाती, 2 फलनों में नहीं लगाई जाती, x और y करके नहीं लगाई जाती।
तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक ही फलन बने, एक ही फलन का समीकरण बने, या तो x का बन जाए या तो y का। करते कैसे हैं, आपको पता चला होगा, पिछली बार में मैंने बताया था, जब दो चीजों का योग कर दो तो एक चीज का अंक ना दूसरी चीज के अंक से जब माइनस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा दूसरे वाले का नंबर। कैसे, जरा आप ये बताइए। माना गणित के अंक x है और गणित का और अंग्रेजी का जब मिला दिया जाता है तो हमारे पास में बनता है 30। ठीक है, गणित का अगर अंक x है तो अंग्रेजी का अंक जो होगा वो अपने आप अंग्रेजी के अंक ना 30 माइनस x आ जाएंगे अपने आप। देखो फलन बदला नहीं, पहले भी x था अभी भी x है। कैसे किया, जुगाड़ कैसे लगाया, पिछली बार समझाया था सेशन में, अगर नहीं समझ में आया आज समझ लो। अगर आपने गणित के अंक, मैथ के अंक और इंग्लिश के अंक जोड़ के 30 ला सकते हो, मैं कह दूं कि भाई मैथ का अंक मैंने x ले लिया है तो प्लस इंग्लिश का अंक जोड़ने से 30 आएगा, तो इसको उठा के उधर भेजोगे, इंग्लिश का अंक कितना हो जाएगा, 30 माइनस x आ जाएगा। इस तरह से पता चल गया कि एक अंक खाली मानने से दूसरा वाला अपने आप पता चल जाता है कि वो 30 माइनस x होगा। क्लियर। फिर इन्होंने कहा कि यदि मैं इसमें गणित के अंकों में 2 की वृद्धि कर दूं, अधिक कर दूं और 3 की कमी कर दूं, पुनः गणित में 2 अधिक होने पर क्या हो जाएगा, अगर 2 अधिक हो जाता x + 2 होता फिर, और अंग्रेजी में 3 की कमी कर दी, कमी होने पर, तो 30 माइनस x माइनस 30, पहले इतना था अब -3 कर दिया, मतलब 27, 30 में से 3 माइनस हो गया, 27 माइनस x नंबर बना। तब अब जो बना है ना 2 की वृद्धि और 3 की कमी से, अब इनका गुणनफल 210 आएगा। तो इनका गुणनफल कितना आएगा, x + 2 को 27 माइनस x से गुणा करा जाए तो 210 आएगा। x को 27 से करोगे 27x, x को x से किया माइनस का x स्क्वायर, 2 को इससे किया 27 से तो 54 हो गया, और 2 को x से करेंगे तो 2x आ जाएगा 210। फिर उसके बाद में x स्क्वायर माइनस का आ गया, सबको उठा के उधर ले चलो, आराम से सॉल्व करो, 27x और 2x माइनस हो जाएगा, 25x बचेगा। देखो भाई इसको ले गए उधर प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा पहले प्लस का 25 बन रहा था तो उधर गया तो माइनस का 25, और साथ ही साथ ये 54 था, प्लस का उधर गया माइनस का 54, और ये प्लस का 210 इज इक्वल टू में 0 आ गया। बन गई इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कराओ। x स्क्वायर माइनस 25x, और इसको जब माइनस कराएंगे, देखो सिंपल सा है, 50 तो पहले ही हटा दो, ठीक है, तो बचेगा 160, 160 में और हटाएंगे तो 156 इज इक्वल टू में 0। ये लो बन गया हमारे पास में। इतनी बात समझ में आई हो तो बोलो यस सर ठीक चल रहा है, कम थम्स अप करके बताते रहो कमेंट में यस सर मस्त लगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आंसर लाना होता है, बस आपका आंसर आ जाएगा अगर आप x की वैल्यू निकालने में सक्षम हुए तो। उम्मीद करता हूं द्विघाती सूत्र लगाकर आप सॉल्व कर पाओगे, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए बच्चा इसमें। देख लो बहुत ही आसान चीज है, बताई है। क्या अभी भी कोई समस्या है इसमें, बता दो मुझे, अभी भी कुछ भी अगर दिक्कत आ रही हो तो। नहीं ना, क्या बता दूं मुझे लगता है कर पाओगे, अगर कर पाए तो अच्छी बात है। चलो अच्छा देखते हैं, बता ही देते हैं आपको, ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्या करने वाले हैं सर। चलिए, तो यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -25 और c की वैल्यू कितनी 156 आ रही है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो द्विघाती सूत्र लगाया जाए। द्विघाती सूत्र क्या होता था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता था। बस वही चीज लगा दो और आंसर आ जाएगा, बस 1 मिनट देना मुझे। हाँ ठीक है, वही चीज लगाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कहाँ लगाया जाए, इन सबका कोई काम नहीं बचा, आप इनको रफ करके हटाओ। अब देखो यहां पर x की वैल्यू हो गई माइनस का b, माइनस b मतलब b की वैल्यू है -25 प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा -25 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 156 डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस का 25 प्लस माइनस डिवाइड बाय, ये हो गया 625 प्लस का 4 छंग 24 का 2, 4 पंचे 20, 2 22
का 2, 4 1 9 4 2 6, क्या बात है। यहाँ पर 624, ये हो गया 25 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 25 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 x हो गया। और यहाँ पे देखो इसकी तो वैल्यू गई, कोई काम की नहीं, बचा 1 आ गया, तो हमारे पास में आ जाएगा x बराबर 25 प्लस माइनस 1 बाई 2, ये हो गया। अब देखो दो वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, अब यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, ठीक है। तो जब हमने प्लस की वैल्यू ले ली तो बताओ क्या बना, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2 मतलब कि 26/2 बराबर 13 आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे ना, 13 दूना 26। अगर मैं माइनस चिन्ह ले लेता तो x बराबर आता 25 माइनस 1/2, मतलब कि जब आप इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 24/2 और आपका आंसर आ जाएगा 12। यहाँ पे दो तरीके के आंसर हो सकते हैं। अगर मेरा आंसर गणित का जो वैल्यू है, गणित के जो नंबर है, अगर मेरे 13 होंगे, ठीक है, तो 13 को 30 में से जैसे ही माइनस करोगे तो जो आपके अंग्रेजी की वैल्यू आ रही थी वो आएगी 17। तो ये दो तरह के नंबर हो गए, एक तो 13 और एक 17। अगर आप 12 लेते हो, अगर आप ये कहते हो x की वैल्यू अगर मेरी 12 आ रही है, तो उस कंडीशन में आपकी जो अंग्रेजी की वैल्यू आएगी वो आएगी 16। तो मतलब 13 और 17 भी हो सकता है, 12 और 16 भी हो सकता है, दोनों तरफ से हमारे आंसर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों ही चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। 12 और 16 नहीं बेटा, 12 और 18 30 होता है, तो 12 और 18 आएगा, 13 और 17 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पढ़ा जाए क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। फिर से वही बात बोल दी भाई, जो एक वो है ना आयताकार का विकर्ण, उसकी छोटी भुजा कौन होगी, मान लेते हैं वृत्त हो गई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और वृत्त होती है ना, उससे जो है 30 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो, क्या आएगा। चलिए बताते हैं कैसे करना है आपको। जो जो बोलता है वो करते चलो, और कुछ भी नया नहीं करना है। ये मैंने एक वो बना लिया आयताकार खेत, और ये मैंने विकर्ण बना दिया। ये विकर्ण जो है ना, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मैंने क्या कर लिया, माना आयताकार खेत है, ये खेत की छोटी भुजा माननी पड़ेगी बेटा, छोटी भुजा पता चलना चाहिए। छोटी भुजा x है, छोटी भुजा x मान लेते हैं ये छोटी भुजा है, ठीक है। तो जो विकर्ण आएगा वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर लंबा है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा हो गया, ठीक। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, ये हमसे ये भी बोलते हैं कि 30 मीटर अधिक है कौन, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो देखो ये लगाने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूं कि विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, वो लगाओ पहले, ठीक है, बाद में दूसरी वाली कंडीशन सॉल्व कराएंगे। तो चूंकि विकर्ण तो देखो ये है और ये है और ये है, एक त्रिभुज की कर्ण है विकर्ण, एक तरह से देखा जाए एक त्रिभुज बन रहा था, उसकी कर्ण है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी सी और डी। तो आप ये कहोगे ना कि ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस से विकर्ण क्या है पहले तो ये बता दो। विकर्ण हमारी AC ही है, ये मेरी कर्ण का स्क्वायर हो गई, ये मेरा लंब का स्क्वायर हो गया AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC कितना आया है, AC कितना आ जाएगा जरा बता सकते हैं। AC कहां पर गया, ये वाला AC का मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर कितना आ जाएगा, AD ये मेरा x का स्क्वायर हो गया प्लस DC का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, ये इधर चला जाएगा, इसको उठा के इधर लाओ, x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया DC का स्क्वायर। ओपन करोगे तो आपका x और x कट जाएगा, क्योंकि यहां से x का स्क्वायर प्लस 3600x बनेगा, तो हालांकि x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का वो कट जाएगा हमारे पास में, और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ आपकी DC की वैल्यू आएगी। अच्छा यहां तो स्क्वायर रूट ले चुके हो ना, तो DC की वैल्यू मेरे पास में आ गई है। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई।
ये बात समझ में आती है कि नहीं आपको कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा। करें इसको, चलो बताओ। तो DC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर 3 का 6 का स्क्वायर 36 और डबल जीरो और प्लस 2ab, तो आ जाएगा 120x माइनस का एक्स स्क्वायर। यही चीज मैं आपको एक मिनट, 2ab हाँ आ गया है, 2ab आ गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, 3600 120x, ये मेरी DC आ गई। अब आप लगाओ दूसरी वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन ये कहती है कि भाई अगर मैंने बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा को ध्यान से देखा, ये छोटी वाली थी तो जाहिर सी बात है DC हमारी बड़ी वाली होगी। तो छोटी वाली भुजा क्या बोल रहा था, यदि बड़ी भुजा उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो देखो पुनः हम दूसरी वाली कंडीशन लगाने जा रहे हैं। पुनः का बोला है कि DC जो है छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, छोटी वाली भुजा में 30 मीटर जोड़ दो, बड़ी वाली आ जाएगी। तो DC की वैल्यू मेरे पास में 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू में AD की वैल्यू आ गई x और प्लस का 30। क्या इतनी बात में कोई समस्या? बेटा रूट को जब स्क्वायर उधर भेजते थे तो रूट आता था, रूट को उधर भेज दो तो स्क्वायर लग जाएगा। 3600 120x इज इक्वल टू में x प्लस 30 का होल स्क्वायर। रूट इधर से हटाया, उधर जीरो, उधर स्क्वायर बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में मैं ये कह सकता हूं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से ओपन करोगे, a प्लस बी का फिर से ओपन करो होल स्क्वायर, कहां पर? इस जगह पर। तो आप ये कहोगे 3600 प्लस 120x एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2ab, तो आ जाएगा 60x। फिर उसके बाद में इन चीज़ों को उधर ले चलो। आप ये भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, ये वाला उधर माइनस में जाएगा, तो माइनस का 3600 प्लस का 900 इज इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक, माइनस कर दिया, माइनस का आ जाएगा 60x, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये माइनस करोगे 36 में 9 गया, 27 बचेगा, तो 27 बच गया, तो मेरे पास में आ गया 2700 इज इक्वल टू में 0। ये बन गई इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन बन गई है, समझ में आ गई हो, तो अब आप चाहे श्रीधराचार्य लगा लो, या मतलब कि द्विघाती सूत्र लगा लो, या फिर गुणनखंड विधि लगा लो, या फिर आपका कौन सा वो बचा था पूर्ण वर्ग लगा लो। पूर्ण वर्ग तो भूल के भी मत छू लेना, आपके लिए भारी पड़ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो 2700 का फैक्टर करो और आपका आंसर आ जाना चाहिए 60 के साथ में। कैसे कर सकते हैं हम बता दें, ऐसा करते हैं 4ac, बी स्क्वायर आ जाएगा, 4ac आ जाएगा। हाँ, हम लोग ना द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं, वहीं से हम लोग सीधा आंसर ले लेते हैं। द्विघाती सूत्र इस बार जरा ट्रायल मार लो। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस का 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 माइनस 4ac। बच्चों बहुत ध्यान से समझो, माइनस का 4 और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 27 और 00 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। ये हो गया प्लस का 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्या लगता है 3600 माइनस माइनस प्लस, और ये मेरा आ जाएगा 108 और 00 डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास आ गया 60 प्लस माइनस 108 और 130, 8 6 14, 144, मतलब कि 144 और ये 2 0 और डिवाइड बाय 2। बेटा 144 जो होता है वो 12 का होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का होता है। तो 12 निकाल लो बाहर, और 2 0 जो आएंगे वो 100 बनाएगा, 100 का आ जाएगा 10। तो मेरे पास में आ जाएगा x की वैल्यू 60 प्लस माइनस 12 आ गया और 10 बाहर आ गया, डिवाइड बाय 2 हो गया। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 60 प्लस माइनस 120/2। अब x की वैल्यू एक बार प्लस ले लेना, तो आपका आ जाएगा x बराबर 60 प्लस 120/2, मतलब कि 180/2, मतलब कि 90। तो जो छोटी वाली भुजा थी वो 90 थी। छोटी वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। अब बड़ी वाली भुजा आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है,
उसके बाद में अगर मैं माइनस ले लेता तो आप ये कहते कि सर माइनस का 120 आता, और माइनस का 120 जब 60 से माइनस होता तो माइनस का 60 आता, वो अमान्य वैल्यू जाता क्योंकि माइनस का आ रहा था। माइनस की वैल्यू को हम लेके नहीं चल सकते, वो मेरी अमान्य जाएगी। भाई लेंथ है ना, आखिर आपने छोटी भुजा की एक लेंथ मानी थी, तो लेंथ हमारी निगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, वो हमारी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी अब इसमें नहीं बचा है, सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। क्लियर? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 शुरुआत करेंगे। 7 में क्या बोला गया है जरा उसके बारे में जानते हैं। अब देखो ये मैंने निकाल के दे दिया x की वैल्यू, इसके आगे की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लंबाई चौड़ाई विकर्ण जो बोले अब निकाल देना आराम से, ठीक है। जब x आ गया तो अब सब आ जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस और इतनी तो बुद्धि आप लगा ही सकते हैं कि हाँ सर अब तो हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ दीजिए, अब हम उड़ा देंगे इसको। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जरा उसको समझिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। चलिए आइए देखते हैं, मान लेते हैं पहले संख्या क्या है। माना पहली संख्या x हो गई, दूसरी वाली मान लो y हो गई। आप कहेंगे सर तब तो दो वेरिएबल आ जाएंगे और द्विघात समीकरण एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, दो वाली हो गई तो फिर कैसे किया जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण रिमूव, ये ना जो दूसरा वेरिएबल है रिमूव होगा। अभी देखिए कैसे होगा। पहली संख्या अगर x है तो इन्होंने कहा था कि संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्याओं का वर्ग करो। वर्ग करने का मतलब है पहली वाली का वर्ग दूसरी वाली का वर्ग, फिर इसका माइनस कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 180 आ जाएगा। और ये भी बोलते हैं कि जो दूसरी वाली जो छोटी संख्या का वर्ग है, अच्छा छोटी संख्या के वर्ग संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। भाई देखो यहां पे ना एक छोटी और एक बड़ी माननी चाहिए थी हमें, तो हम अगर ये कह दें कि मेरी पास में ये छोटी वाली संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, तो उस हिसाब से अब क्वेश्चन हमें लगाना पड़ेगा। तो जरा बातों को समझो। ये तो मैंने लिख दिया ना, पहले अगर मैं इसको हटा दूं, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको छोड़ दो। मैंने इसको क्यों छुड़वाया अब जरा उसको समझो। इन्होंने बोला क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो भाई मैंने कहा कि ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, मान लेते हैं ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। भाई एक बात मुझे ये बताओ, आप जब संख्या का माइनस करोगे तो बड़ी में से छोटी माइनस करोगे या छोटी में से बड़ी माइनस करोगे? 10 में से 5 माइनस हो जाएगा या 5 में से 10 माइनस हो जाएगा? आप कहोगे सर 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, इसीलिए वो जो समीकरण लिखी थी वो मिटवा दी मैंने, क्योंकि उसमें उल्टा सीधा हो गया था। अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान ये देना, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है तो पहले बड़ी वाली रखो, उसके बाद हम लोग छोटी वाली रखेंगे। छोटी कौन हो जाएगी? x हो जाएगी। देखो अभी भी संख्याओं के वर्गों का अंतर है, अभी भी संख्या के वर्गों का अंतर है कि नहीं? इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब चाहे छोटी वाली ले लो बड़े पहले, चाहे बड़ी वाली, लेकिन हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई हमें ना ये करना है कि यहां पर जो बड़ी वाली है वो पहले रखी जाए, छोटी वाली बाद में, और उसका अंतर जो आएगा वो 180 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर? समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। समीकरण 1 से तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बन गई दो घात समीकरण। गुणनखंड विधि लगा लो तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी जरा y की वैल्यू ये भी समझते हैं। तो y स्क्वायर 18 दाम 180 होता है ना, 18 का टेबल पढ़ लो, 18 में से 10 माइनस कर दोगे तो 8 बचेगा, बन गया फैक्टर, वही वाला लगा लो। तो माइनस का 8 बनाना है, 18 में से 10 माइनस कर देंगे, 8 बचेगा, माइनस का 180, वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस का 180 बराबर 0। कॉमन ले लोगे, y कॉमन गया, y माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन गया, y माइनस 18,
इज इक्वल टू में 0, y माइनस 18 एक बार में, y प्लस 10 एक बार में। बेटा यदि अगर आप y माइनस 18 अगर आप कर रहे हो तो y की वैल्यू 18 मिलेगी जो कि सही आएगी, और अगर y प्लस 10 अगर आप कर रहे हो तो y की वैल्यू माइनस 10 मिलेगी जो कि अमान्य हो जाएगी, क्योंकि संख्या पूर्णांक है ऐसा नहीं बोला था। तो निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव वाली संख्या ले लेना, y की वैल्यू 18 लेकर चलना। क्लियर? अच्छा, निगेटिव भी ले सकते हो तो भी आपकी संख्याएं तो कुछ ना कुछ बनेंगी ही, आंसर तब भी आप निकाल सकते हो, बट मैं पॉजिटिव वाली को लेकर ही चलूंगा और आपको बताऊंगा क्या आंसर आने वाला है। तो इन्होंने हमसे कहा 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, तो आप समीकरण 1 में रख दो y की वैल्यू को और आपका आंसर आ जाना चाहिए बड़ी संख्या। देखें करें क्या, तो हमने यहां पे लिखा समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में रख लो। चलो समीकरण 1 में y, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8, 8 तो पहले से ही था, y की वैल्यू रखी 18, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 144। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। मतलब दो संख्याएं जो आप मान रहे थे, एक तो x और एक y, जो तो हमारी एक 12 है और एक 18 है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गई? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब 8 पढ़ेंगे। क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में भी समझते हैं और बात करेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में तय करती। बेटा ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, पहले वाले सेशन को अगर आपने देखा होगा तो आप ईमानदारी से जानते होंगे कि हाँ सर ये इस तरह का क्वेश्चन आपने सेशन नंबर 1 में भी कराया था, प्रैक्टिस सेट 4.2 में भी कराया गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, आज फिर से समझो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको बोला जा रहा है वो ये बोलता है कि एक अगर गाड़ी समान चाल से चले, समान चाल का मतलब अगर उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी है तो पूरी यात्रा में 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, बदलेगी नहीं, 5 से 2 5 से 6 ऐसा नहीं होगी, 5 की 5 ही स्पीड बना के रखेगी, तो समान चाल से चल रही है। अच्छा तो मान लेते हैं, हमें ये तो नहीं बताया ना कि वो चाल है कितनी, मान लेते हैं माना चाल जो है वो x है। ठीक है, अगर समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समय कितना लगता है पता नहीं, तो दूरी जो करती है वो हमें 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। हाँ, समय कितना है हमें पता नहीं, तो हमने कहा समय मेरा t1 है। तो आप ये कह सकते हो चूंकि चाल बराबर होता है दूरी और बटा समय, तो चाल की वैल्यू आ जाएगी x, दूरी आ गया 360, समय आ गया t1। t1 की वैल्यू बना लो 360 बटा x, समीकरण 1। पुनः इन्होंने हमसे ये बोला कि अगर चाल ना बदलकर 5 अधिक कर दो, क्या बोला है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अधिक चलती, तो पहले x चल रही थी, अब चाल उन्होंने कहा कि अगर वो 5 अधिक चलती, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती, यहां भी किलोमीटर पर आवर ही चलेगा। ठीक है, तो वही दूरी तय करने में जितनी पहले कर रही थी, तो दूरी जो होगी 360 किलोमीटर ही तय करने में समय जो लेगी ना वो पहले वाले से 1 घंटा कम लेगी। पहले t1 ले रही थी समय, अब कितना लेगी, अब 1 घंटा कम समय लेती है। भाई स्पीड बढ़ा दिए तो समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा समय t1 से 1 घंटा कम। अच्छा फिर से भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, डायरेक्ट लगाओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको उठा के इधर ले आओ, समय t1 माइनस 1 है, यहां से ले आओ, ये समीकरण 1 हो गई थी ना, इसको उठा के इधर लाओगे t1 माइनस 1 x प्लस 5 और ये हो गया 360। t1 की वैल्यू रख दो बेटा 360 बटा x, ये यहां से रख रहे हैं समीकरण 1 से, माइनस x माइनस 1 x प्लस 5 बराबर 360, 360 माइनस x डिवाइड बाई x प्लस 5 और ये हो गया 360। अब बताओ क्या करें, ये एलसीएम लिया है यहां और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आगे देखो,
फिर अब हमारे पास में ये जो डिवाइड में x है ये इधर भेज दो और बाकी मल्टीप्लाई कर लो। 360 को x से करोगे तो 360x आ जाएगा। 360 को 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 होता है, 3 पंचे 15, 1800 आ जाएगा। तो माइनस का 1800, ठीक है, प्लस का 1800, ओके। माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x, 360x, ये प्लस का 360x, प्लस का 360x कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई इधर लाओगे तो माइनस का होगा। प्लस का 360 और माइनस का 360 कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी इन सबको उठा के उधर ले चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। ये वाली वैल्यू बन गई। अब इसके आगे का काम आप करके दोगे। एक क्वेश्चन और आपके लिए, इसको आप करना, फिर बताना x की वैल्यू कितनी आ रही है। 1800 को ऐसा फैक्टर करो कि मेरे पास में आ जाना चाहिए 15, 5 आ जाना चाहिए माइनस करने से। है कोई? 25 और 30 का तो होगा नहीं, 30 × 30 तो 900 ही होता है। बैठो और बैठ के आराम से जुगाड़ लगा के सोचो कि कौन सा आने वाला है। अगर मैं आपको बना के दे भी दूं कि 1800 का कौन सा फैक्टर बनेगा तो आप गुणनखंड कर लेना। चलो मैं बना के दे देता हूं, आप गुणनखंड कर लेना 1800 का, राइट। तो मेरे ख्याल से 1800, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 4.5 बार, 3 से काटो 15 बार, 3 से काटो 5 बार, हाँ, और ये काटा 5 से काटा 10 बार, फिर 2 से काट दिया। अच्छा अभी भी तो डिवाइड हो रहा था उधर, कोई बात नहीं, 2 से काट लिया 5 बार, ये हो गया 5 बार। अब जरा सोचो कि मैं ऐसे कौन से फैक्टर बना लूँ जिससे कि मेरा 1800 और बाकी एक नंबर और आ जाए। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, 5 पचे 25 दूना 50। 36 और 50 में कितना डिफरेंस आएगा? 14 का। नहीं बन रहा है, मुझे 5 चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5। 5 दूनी 10, 10 पचे 50 और वो तो चला जाएगा 150, वो भी नहीं चाहिए। कौन सा बनेगा? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 ले लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 60 और 30 का भी नहीं लेना है हमको, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूना 72, वो भी नहीं चाहिए। 3 तियाँ 9, 9 पना 45, ठीक, 3 तियाँ 9, 9 पना 45, ये 3 से तो 45 बन गया। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 और 45, 40 और 45, हाँ बन गया, 40 और 45 मिल गया। तो बेटा क्या किया है कि 5 दूनी 10 ले लिया, कहाँ से लिया था भाई? 45 कहाँ से बनाया जरा देखते हैं। हाँ ये बनाया था, 3 तियाँ 9, 9 पना 45, इतने से मेरा 45 बन गया। 5 2 और 2 2 से मिलाकर 2 दूनी 4, हाँ 40 बन जाएगा। मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ 45 और 40 वाला ले लेना, आपका 1800 बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ये हिसाब किताब लगाना आपको भी आना चाहिए। जैसे मैंने एक एक नंबर को उठाया, हर बार मिलता भी नहीं है, ये भी बता दूं, ठीक है, हर बार मिलता भी नहीं है। मैंने सिर्फ ये किया कि 2 2 कितनी बार आया था, उसके बाद में 3 3 आया था, फिर 2 आया था। अरे यार अब करके देखना यार अपने आप, ठीक है, जो भी नंबर आया था उसको आप आराम से करके देखो और बताना कि कैसे मैंने आपको किया था। और ये आपको गुणनखंड जैसे बना के करना होता है वैसे ही आपको करना है। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया जा रहा है जरा वो बातें बताना, और कर पा रहे हो कि नहीं ये भी बताते चलो कमेंट में कि हाँ सर हो पा भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बेकार में ही टाइम पास कर रहे हो यहाँ बैठकर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। फिर से कार्य वाला काम आ गया। इस कार्य वाले काम को हम लोग जब भी काम होता है वो एक मानकर करते हैं, ये बात पहले भी हमने आपको बताई थी। राइट, आज कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 पानी के नल हैं, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे ले लेते हैं। बड़े व्यास वाला, कोई बड़ा नल है कोई छोटा नल है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। ठीक है, 10 घंटे का समय कम लेगा। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने के लिए समय ज्ञात कीजिए, कैसे करना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में ना आपको मैं ये बताऊं पहले कि शुरुआत करनी कहाँ से। देखो क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप ना एक नल, 2 नल हैं और आपको एक टंकी भरनी है। ये मान के चलो 2 नल हैं और एक टंकी भरनी है। जैसे कि ये एक नल यहाँ से और एक नल यहाँ से है, ये दोनों ही नल इस टंकी को भर रहे हैं और दोनों ने ही कितने समय भरा है? 3 सही 9 सही 3/8 में इन्होंने भर के दिया है इस टंकी को। और कोई बड़े व्यास वाला है कोई छोटे व्यास वाला है, हमें नहीं पता कौन कितने व्यास वाला है।
तो जरा इस बात को समझो, बड़े व्यास वाला बड़ा पानी देगा, ज्यादा पानी देगा, और छोटे वाला व्यास वाला छोटा पानी देगा। बड़े व्यास वाला पानी और छोटे व्यास वाला पानी, अगर बड़े वाले टंकी अगर देखा जाए, बड़ा व्यास वाला जो होगा वो ज्यादा पानी दे चुका होगा, छोटा वाला कम पानी दिया होगा। लेकिन दोनों जब इतने समय तक एक साथ चलते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई टंकी फुल हो गई, एक काम पूरा हो गया। अब पहले ये तो पता चले कि एक टंकी को भरने में एक छोटा वाला व्यास और बड़े व्यास वाला पानी समय लेता कितना है, टोटी जो है, नल जो है, वो कितना समय लेती है। तो मैं आपको यह बताता हूं कि माना छोटा नल, अगर आप ये सोचो छोटा नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय, कि कौन सा समय लिया जा रहा है एक टंकी को भरने में। अगर इतना समय, उसने पूछा क्या है, अगर अलग अलग इसी टंकी को ये लोग भरेंगे तो कितना समय लगेगा, ये बताओ, है ना। अलग अलग एक साथ भरने का तो समय दे दिया है, अलग अलग भरने में कितना समय लेंगे। मान लो छोटे नल द्वारा एक टंकी, एक हौज भरने में लिया गया समय, ये यहां लिखना कितना है, x है। अगर एक टंकी द्वारा एक नल द्वारा हौज को भरने में x समय लिया जाता है, इन्होंने एक और बात बोली है कि बड़े नल वाला हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। जरा बात को समझो, अगर छोटा नल x घंटे लेता है तो बड़ा नल जो होगा वो 10 घंटा कम समय लेगा एक टंकी को भरने में। तो हमने ये समझ लिया कि भाई बड़ा नल जो होगा, बड़ा नल हौज भरने में लिया समय छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है। जरा ये बात समझो, ये एक हौज भर रहे हैं भाई, एक हौज, लेकिन मुझे ना एक हौज नहीं भरना है। अब मुझे चाहिए कि दोनों मिलकर कितना भरेंगे। ये घंटे हैं, ये क्या है, ये घंटे हैं। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है बट थोड़ा सा समझना। एक घंटे, x घंटे में एक टंकी भर जाती है कि नहीं, ये बताओ। x घंटे में एक टंकी भर गई, इतने घंटे में एक टंकी भर गई बड़े वाले से। अगर मैं छोटे वाले का हिसाब किताब लगवाऊं, आप मुझे ये बताना, छोटे वाले के हिसाब से ये बताओ कि एक हौज भरने में x घंटा लेता है, एक हौज भरने में x घंटा लेता है, लेकिन x घंटा तो काम किया ही नहीं उसने। जब ये और बड़ा वाला काम कर रहा था तो 9 सही 3/8 घंटा ही काम किया था, x घंटा थोड़ी ना किया था। x को ले आओ यहां पर, तो इतना हौज भरने में वो 1 घंटा लेगा, मतलब 1 घंटे में इतना हौज भर देगा, 1 घंटे में इतना हौज भर देगा। लेकिन इसने काम कितने घंटे किया, इतने घंटे। 1 घंटे काम थोड़ी ना किया था, इतने घंटे काम किया था। इतने घंटे मतलब 8 9 72 3 75/8 घंटा काम किया था। मतलब मेरे पास में ये होना चाहिए कि भाई 75/8 घंटे में तुम कितना काम कर सकते हो, ये बता देगा। यहां 75/8 से गुणा कर लो, आपको ये पता चलेगा 75/8 x हौज भरने में 75/8 घंटा लगाएगा, मतलब इतने घंटे में इतना हौज भर देगा। क्योंकि भाई जब हौज भर रहा था तो ये वाला नल और छोटा वाला नल, इसने भी तो कुछ हिस्सा भरा होगा, उसने इतना हिस्सा भरा था, इतने घंटे में इतना हिस्सा भरा था छोटे वाले नल ने। जरा ये बात समझो, ये छोटे वाले नल ने इतने घंटे में इतना हिस्सा भरा था, पूरी टंकी नहीं भरी अभी, इतना हिस्सा भरा है, इतना 75/8 x हौज भरा है। ठीक है, अब बड़े वाले की भी बात इसी तरह करो। बड़ा वाला क्या बोलता है, अगर मैं बड़े वाले के लिए बोलूं तो आप ये समझोगे कि एक हौज को भरने के लिए x - 10 घंटे लेता है। ठीक है, लेकिन इस भाई साहब ने भी तो 75/8 घंटा ही एक साथ काम कर रहे थे ना, तो ये भी 75/8 घंटा चला, वो भी 75/8 घंटा चला और भर के एक टंकी पूरी कर दी। तो इसने भी, इसको भी बटे में ले आओ, x - 10 हौज भरने में, इतना भाग हौज का भरने में 1 घंटा लेता है, लेकिन चला कितनी देरी है, ये चलते हैं x - 10 75/8 हौज भरने में 75/8 घंटे।
इतने घंटे में इतना हौज ये भर के देगा, और ये हौज जब इतना भाग हौज का और इतना भाग हौज का जब मिला दिया तो पता चला दोनों ने जो इतने इतने घंटे में काम किया था वो पूरी टंकी भर डाली थी। इससे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इसका काम 75/8 घंटे का काम और इसका 75/8 घंटे का काम दोनों को ऐड किया जाए, इतना काम और इतना काम ऐड किया जाए तो ये एक टंकी पूरी भर जाती है। इस तरह से समझो कि मान लो इतना काम तो छोटे वाले ने कर दिया, जो छोटा वाला था उसने इतना काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ऊपर का जो बड़ा वाला भाग था वो बड़े वाले ने कर दिया। तो हुआ क्या, नीचे वाला भाग जो था वो 75/8x का था, ऊपर वाला भाग जो था वो 75/8x - 10 भाग था। तो टोटल दोनों को मिला लिया जाए, अगर इसका भाग मिला लिया जाए तो मेरी एक टंकी भर जाएगी कि नहीं, एक काम पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से मैं यही कहूंगा कि ये जो आपने किया है, ठीक है, आप लिखो 75/8x, है ना। 9 सही 3/8 घंटे में 8 घंटे में दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना था, किया गया कार्य बराबर 1 रहेगा, एक टंकी रहेगी, मतलब एक हौज रहेगा, एक हौज ही तो भरा था उन्होंने। अगर 9 सही 3/8 घंटे में दोनों लोग काम करते हैं मिलकर तो सीधा सीधा एक टंकी भर के देते हैं, पूरा एक हौज भर के देते हैं। तो ये बताओ दोनों ने मिलकर काम कितना किया, भाई इसने भी 75/8 घंटे में मिलकर काम किया 75/8x, इसने काम किया 75/8x - 10, और दोनों ने मिलकर एक काम पूरा कर दिया, एक हौज पूरा कर दिया। इतना भाग छोटे वाले ने भरा, इतना भाग बड़े वाले ने भरा, दोनों मिलाकर एक टंकी भर डाली। ये मुझे समझ में आ गया। यहीं तक मशक्कत थी कि इक्वेशन को बनाकर लाना। इक्वेशन अब बन गई है, अब सब काम आराम से हो जाएगा। जितनी चीजें लिखी थी मुन्ना या नोट करके रखना कॉपी में, ठीक है, नोट करके रखना, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत करेगा। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लिया जाए, देखो पहली बात तो 8 कॉमन ले लो, उसको उठा के उधर भेज दो, 75/8 उठा के उधर भेज दो, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि भाई 75/8 उठा कर उधर भेजेंगे, 1/x यहां बच गया, 1/x - 10 यहां बच गया, इज इक्वल टू में ये मेरा 1 बच गया। 8 उधर गया गुणे में, ये 75 जाएगा बटे में, तो x - 10 प्लस x डिवाइड बाय x² माइनस का 10x, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उठा के उधर, इसको उठा के उधर, तो ये हो गया 8/75। तो देखो और क्या कर सकते हैं, ये हो गया 2x - 10 x² माइनस 10x 8/75, इसको उठा के इधर ले आओ, 75 दूना 150 x माइनस का 150, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8x² माइनस का 80x। अच्छा इन दोनों को उठा के उधर ले चलो, 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 8x² माइनस माइनस प्लस का 230x और मेरे पास में आ जाएगा 150 इज इक्वल टू में 0। ये एक इक्वेशन द्विघात की बन गई बच्चों। यही काम आपको लिए बड़ा ही था, यही काम आपका बड़ा था और यही आपको सीखना था। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, 8x² 230 और ये 150, अब आप क्या कर सकते हो, क्या 4 कॉमन मिल रहा है, 4 पंचे 20, नहीं 4 कॉमन नहीं, लेकिन 2 कॉमन जरूर है। यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेकर इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, अब आप आराम से कर पाओगी। तो 2 को कॉमन लिया, 4x² बच गया, यहां बच जाएगा 115x और यहां बच जाएगा 75। 75 को जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 300, ठीक है। 300 का फैक्टर करो, जोड़ने से 115 आ जाए, 300 का फैक्टर करो, जोड़ने से 115 आ जाए। देखो क्या कर सकते हैं, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 75 बार और 2 से काटा नहीं, अब 3 से कटेगा 25 बार और 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 1 बार। क्या करें बताओ, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, तो आ तो नहीं रहा 25 और ये हो जाएगा 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ये भी नहीं, 5 पंचे 25, 25 तियां 75, 2 दूनी 4। भाई देखो यहां पर ना हमें जोड़कर 115 लाना है, ठीक है। एक मिनट, ये मेरा माइनस का था ना, ये अच्छा इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, मुझे लाना है जोड़ के उतना 150। 1 मिनट देना बेटा, देखें जरा कुछ
इक्वेशन तो ठीक बनाई है, सारी कंडीशन 9/3 बोला था इन्होंने, 10 घंटे काम भी ले रहे थे, 10 घंटे का फर्क रखा था ना, हाँ ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, ये बन के तैयार हो गई। अच्छा, एक चीज यहां पर ये हो गया है कि 150 आया था ना बेटा, ये जो था 150 माइनस 150 और ये 8x² माइनस का 80x, यहां पे ना ये 750 बना रहे हैं। ये कितना बन रहा है, 750 बन रहा है। 1 मिनट देना बस। हमारा बन रहा है 230, ये ना 750 बन रहा है। कैसे, 150 यहां पर आया है, ये ना यहां पर बेटा 150 बनेगा, 750 बन रहा है एक्चुअली में। ये जो चीज ना कहीं मिस्टेक हो गई है पुराने वाले इक्वेशन में, ये मेरा 750 बन रहा है। जरा इस बात को समझो, ठीक है। इक्वेशन ये बता रही है कि ये ना ये 750 बन रहा है। जब 750 बनाओगे, कहीं मिस्टेक हो गई होगी पुरानी इक्वेशन जो बनाई है, वहां पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, उससे ये 750 बनना है। आप जरा चेक करके बताना कि कहां पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि कहां पे मिस्टेक हुई है। हालांकि अब उतना पूरा क्वेश्चन करना तो बड़ा ही हार्ड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं आपको ये बता देता हूं कि पुराने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये गलती हुई है कि 750 बना हुआ है। 750 जब यहां पर हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैंने ये क्या बताया आपको कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना, तो आपका बन जाएगा कुछ ये, और उसके बाद में जब यहाँ पे कॉमन जाएगा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब आप इसका फैक्टर करोगे, आराम से आपके पास में आंसर निकल कर चला आएगा। 115 हमारे पास में जुड़कर चला आएगा। तो 375 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंचे 20 का 2, 4 सत्ते 28, 2 30 का 3, 4 तियां 12 और 12 3 15। ये मेरे पास में आ जाएगा कुछ इतना, ठीक है। चलिए, अब 1500 का फैक्टर करके मुझे क्या करना है, ये लाना है कि भाई 115 आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई 2 से काट लिया, 750 हो गया, और 2 से काटेंगे हमारे पास में आ जाएगा 375। फिर 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3, 3 2 6, 3 5 15। और अब 5 से काटो, 5 को काटा 25 बार, और 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार। अब कितना टाइम में जाना चाहिए, अब बताओ। 115 लाना है हमको, तो 5 बचे 25, 25 तियां 75 आ जाएगा क्या, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, नहीं 75 से नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं 5 तियां 15, 15 दूना 30, ये कर लेते हैं। फिर 5 बचे 25, 25 दूना 50, 30 50 हो जाता है 80, ये भी नहीं बनेगा बात, ठीक है। और देखो और क्या बता सकते हैं। अब मैंने ये सोचा कि भाई 5 तियां 15, 15 बचे 75, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 75 और 20 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये भी नहीं बैठा, अभी भी नहीं बैठ रहा है। फिर आगे देखो और क्या कर सकते हैं। मुझे लाना कितना है, 115 बनाना है, ठीक है। 115 बनाना है, जोड़ने से 115 आना चाहिए, राइट। आ रहा है 115, हाँ इक्वेशन मेरी बिल्कुल ठीक बैठी हुई है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से यहां पर 115 बनाने की कोशिश करो बस। 5 से काट लो, 5 बचे 25, उसके बाद में 25 दूना 50, 50 दूना 100, 3 बचे 15, बन गया 100 और 15, ये 115 हो जाएगा। इसको आप तोड़ देना 100 और 15 में, आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूं। 100 और 15 में तोड़कर आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या किया है, 5 बचे 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, ये वाला बीच का 15, 5 दिया 15, तो ये 100 और 15 का फैक्टर बनाओगे तब जाकर आपका बनेगा 1500 और 115। क्लियर, उम्मीद करता हूं पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बार बार बोल रहा हूं, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 750 आ रहा है, 150 नहीं आ रहा है। चेक करके देख लेना इक्वेशन कहां पे मिस्टेक हुई है, वहीं से सुधार लेना और ये 750 लेकर चलना, आपका आंसर बनाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ये काम करके रखना, बताना मुझे आया भी कि नहीं आया, ठीक है। वरना आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो आप मेरे को बताना, फिर से हम नेक्स्ट टाइम के सेशन में इसको कवर करेंगे। आज का सेशन वैसे भी काफी लंबा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 9 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलेंगे 10 के ऊपर। 10 में अब हमारे पास में कुछ मैसूर की यात्रा करवा रहे हैं ये लोग, मैसूर और बैंगलोर। देखिए
मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों में ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हमारे पास में सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों की चाल बतानी है कितनी आएगी। देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक और जो हमारी है कौन सी, एक एक्सप्रेस गाड़ी है और दूसरी सवारी गाड़ी है, कोई नॉर्मल गाड़ी मान लेते हैं। मैंने कहा एक एक्सप्रेस और एक नॉर्मल गाड़ी। अच्छा, तो इन्होंने कहा 1 घंटा समय कम लेती है, 132 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय कम लेती है। जरा इस बारे में बात समझो और ये भी समझो कि यहां पर इन्होंने ये भी बोल दिया कि उनकी जो चाल है ना, इन्होंने बोला सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर अधिक है। मतलब कि एक एक्सप्रेस गाड़ी की चाल अगर मैं ये बोल दूं कि x है, या फिर यूं बोलो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल तो अधिक है ना, तो पहले मुझे लेट करना पड़ेगा नॉर्मल वाली गाड़ी की चाल। माना नॉर्मल बोल दूं, NR बोल दूं, नॉर्मल गाड़ी की जो चाल है वो x है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल हो जाएगी वो 11 किलोमीटर अधिक हो जाएगी, मतलब x + 11 आ जाएगी। फिर इन्होंने ये कहा कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनके बीच में जो समय का अंतर आता है वो 1 घंटा ज्यादा या 1 घंटा कम, कितना 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, यहां पे दो चीजें ऐसे बना के चलो बच्चों, एक तो एक्सप्रेस गाड़ी है और उसकी चाल जो है एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x + 11 है। ये मैडम कुछ टाइम लेंगी, कितना दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी ये भी 132 चलती है, दूरी ये भी 132 चलती है। लेकिन फर्क इतना है कि भाई यहां पर जो समय लगता है और यहां पर जो समय लगता है t1, जो यहां का t1 है और यहां का जो समय है, समय वो क्या है हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि एक्सप्रेस वाली जो गाड़ी है ना वो इस वाली गाड़ी से मतलब कि कितना 1 घंटा कम लेती है। तो मान लो अगर ये t1 चलती है तो इसका जो समय होगा वो उससे 1 घंटा कम रहेगा, इससे 1 घंटा कम रहेगा। इसका समय t1 है तो इसका समय t1 - 1 रहेगा। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी x, दूरी कितना आ गया 132, समय कितना आ गया t1, t1 इधर भेज दो, वही वाले क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले करके आए हो, समीकरण 1 बन गई। फिर इसी तरह से यहां पे लगाओ, चाल बराबर कितनी होगी, चाल हो गया x + 11, दूरी कितना, दूरी हो जाएगा 132, समय आ गया t1 - 1, उठा के इधर ले आओ x + 11 और t1 - 1 गुणा हो गया 132, x + 11, t1 कितना आ गया, t1 132 बटा x आ गया, -1 बराबर 132। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करें, अब इसका कोई काम नहीं बचा, इसको रफ करो। अब आप ये कह सकते हो कि x + 11 और 132 माइनस का x बटे में x, 132 को उठा के उधर भेज दो x को और इसका मल्टीप्लाई करो, 132x माइनस का x² माइनस, और ये प्लस 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 हो जाएगा, 11 दूना 22 का 2, 11 3 33, 2 35 का 35 का 3, 11 का 9, 11 3 14 और माइनस का 11x बराबर 132x हो गया। फिर उसके बाद में ये x² है, उठा के उधर ले चले प्लस में हो जाएगा, और ये 132 में से 11 माइनस हुआ कितना बचेगा 121x, ठीक है। और ये हो गया 1452 और माइनस का x² = 132x। अच्छा यहां पे ना एक गड़बड़ कर दी, ऐसा करो कि ये चीज जो है ना ये और ये ऐसे ही काट दो यार, ठीक है। ये कट गया, ये बचा, इसको उठा के उधर ले चलो, ये हो जाएगा x² प्लस का 11x माइनस का 1452 = में 0, माइनस करने से 11 आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। सीधा सीधा ऐसा करना कि आप लोग इसके लिए ना द्विघाती समीकरण लगाना, x की वैल्यू निकाल देना बस, ठीक है। द्विघाती समीकरण लगा के सीधा x की वैल्यू निकालो, वहीं से आपका आंसर मैच कर जाएगा। गुणनखंड बनाने बैठोगे लंबा पड़ेगा, उससे फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट द्विघाती समीकरण लगाओ, -b + - (√b² - 4ac/2a) वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकालो,
ठीक है फ्रेंड्स, करके बताना कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है उसके बारे में जरा जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 10वां हो गया, दूसरा 11वां आखिरी क्वेश्चन बचा है। सेशन काफी लंबा हो चुका है, समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। लंबा होने की वजह से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, 2-4 घंटे का सेशन बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप इसको करके थोड़ी सी हेल्प करना, इसको करके बताना कितना आप कर पा रहे हो, कितना इसमें निकाल पा रहे हो आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, समझ के चलते हैं और बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। अब वर्ग जो होते हैं भाई सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो ये वर्ग बोला गया है, ये वाला वर्ग है आयत वाला। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग दिया गया है वो 468 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यदि उनके परिमापों का अंतर इतना है तो आप ये बताओ कि दोनों की भुजाएं ज्ञात करनी है। मान लो कि इसकी भुजा A है और इसकी भुजा B है। माना वर्गों की भुजाएं A और B है, तो इनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उनका योग बोला गया है 468 है। इसका एरिया कैसे निकलता है? अच्छा, एरिया कैसे निकलता है? भुजा का स्क्वायर करके। तो मैंने ये कहा A B C और D, E F G H, तो आप ये कहोगे ABCD का एरिया, ABCD का एरिया आ जाएगा A का स्क्वायर और EFGH का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा B का स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में इनका योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का जो योग आता है वो आता है 468। समीकरण 1 बन गया। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर हुई। फिर हमारे पास ये बोला गया है कि परिमाप कितना दिया गया है। परिमाप जो है आपका 24 दिया गया है, उनका अंतर है। तो आप ये कहोगे कि A B C और D का परिमाप कैसे आएगा? 4A। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग, सारी भुजाएं A चारों को जोड़ दो, तो वो कितना दिया गया है? 4A। फिर उसी तरह से EFGH का जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 4B, और इनका अंतर जो है वो हमारे पास 24 है। तो हमने कहा अंतर बराबर 24, 4A माइनस 4B, ये हो गया 24, 4 कॉमन चला गया, A माइनस B बराबर 24, तो A माइनस B की वैल्यू 4 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा A माइनस B की वैल्यू को जब हमने यहाँ पे रख दिया तो 6 आ गया। अब आप ये कह सकते हो कि A की वैल्यू को ना हम लोग लिख सकते हैं, A की वैल्यू 6 प्लस B हो गया, ये लो खत्म। अब वहां से उठाओ A की वैल्यू यहां पे रखो समीकरण 1 में। तो मैंने कहा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आप बताओ, यहां पे रखा जाए। समीकरण 1 में रखो भाई, A का स्क्वायर है 6 प्लस B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू में 468, 36 प्लस B स्क्वायर प्लस 12B प्लस B स्क्वायर 468। A प्लस B का होल स्क्वायर खोला है स्टूडेंट, ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, आगे देखो। फिर उसके बाद में B स्क्वायर हो गया 2B स्क्वायर प्लस का 12B और प्लस का 36 उठा के इधर लाए 468 माइनस में, माइनस करोगे तो 2B स्क्वायर प्लस का 12B और ये माइनस कर दिया, 8 में 6 गया तो 2 बचा, 6 में 3 गया तो 3 बचा, ये बच गया 4 माइनस का इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। बताओ ठीक है, कोई समस्या तो नहीं अभी तक। फिर उसके बाद 2 कॉमन भी मिल रहा है, 2 कॉमन लेके इक्वेशन छोटी कर लो जरा। B स्क्वायर प्लस का 6B माइनस का ये हो गया 0। सोचोगे 2 कहाँ गया, तो 2 डिवाइड में 0 में भेजकर 0 बना दिया, यही हर बार किया जाता है। फिर 216 को अब क्या करा जाए, फैक्टर करो, माइनस करने से 6 आ जाए। 216 का फैक्टर माइनस करने से 6 आ जाए, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बना लेते हैं फैक्टर। 2 1 9 2, 2 8 16, 2 को काटो 54 बार, 2 को काटो 27 बार और 3 को काटो 9 बार, 3 को काटो 3 बार, 3 को काटो 1 बार। क्या करें, माइनस करने से 6 आना चाहिए ना।
2 दूनी 4, 4 तियां 12, 3 तियां 9, 9 3 तियां, अच्छा 12 हो गया, ठीक है। 3 तियां 9, 9 तियां 27 हो जाएगा। 27 और 12 का डिफरेंस तो भाई 15 आता है, ये भी नहीं चलेगा हमारे पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे ना 3 का जरा हिसाब किताब लगा लेते हैं। 2 तियां 6, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 और 18 का हिसाब किताब ले लो, आपके पास में डिफरेंस आ जाएगा 6 का। राइट फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस, ठीक है सर। आगे देखिए, फिर आगे हमारे पास में 12 और 18 का फैक्टर बन गया है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई बी स्क्वायर और प्लस का 12 और 18 का माइनस करके 6 आना चाहिए था ना, तो 18 माइनस 12 कर लो, 18 माइनस 12 और बी बाहर रहेगा माइनस का 216 बराबर 0, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो बी स्क्वायर प्लस का 18b माइनस का 12b माइनस का 216 बराबर 0। b कॉमन ले लिया, इनमें से b प्लस 18 बच गया, माइनस का हमारे पास में यहाँ पर 12 कॉमन ले लिया, तो b प्लस का 18 बच जाएगा। तो मतलब कि b प्लस 18 और b माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। यदि b माइनस 12 बराबर 0 तो b बराबर 12 आ गया, और b प्लस 18 बराबर 0 तो b बराबर माइनस का 18 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि अमान्य है, क्योंकि ये निगेटिव में आया है। निगेटिव आया तो मतलब कोई लेंथ जो है नकारात्मक थोड़ी ना हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। पॉजिटिव वाली लोगे तभी जाके लेंथ निकल कर आएगी। b बराबर कितना आ जाएगा? 12। मतलब मेरा यहाँ पर जो दूसरा वाला वर्ग है उसका जो भुजा आई है वो कितनी आई है? 12 आई है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पर और क्या समझाया था? अब a कैसे निकाला जाए? a निकालने के लिए समीकरण तो मिटा दी। देखो भाई सिंपल सी बात है, समीकरण को हमने मिटा दिया है। अब यहाँ पर मैं समीकरण 1 तो मिटा चुका हूं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ रखा क्या था? 36 का स्क्वायर। मुझे ये याद आ रहा है कि वहां पर जो मैंने किया था a माइनस बी जो था वो मेरा 6 आया था। अगर आपको याद आ जाए तो समीकरण जो मैंने जो मिटा दी है वहां पर मैंने आपको a माइनस बी का 6 बनाया था। कितना बनाया था? 6। तभी तो 6 प्लस बी रखा था। तो यहां पर जो b बराबर 18 निकाले हो, जरा यहां रखो, ये आ जाएगा b बराबर 12 रखियो ना, हाँ 12 रख दिया बराबर 6। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 6 प्लस 12 मतलब कितना आ गया? 18। मतलब इसकी लेंथ जो आएगी 18 आएगी और इसकी लेंथ कितनी आएगी? 12 आएगी। ये आप जानते हो ना, ये कहां से आया है? समीकरण से आया है। जो अभी इससे पहले समीकरण हमने मिटा दी है ये वहीं से आया है। तो 12 और 18 दोनों वर्गों का भुजाएं हमारे पास में निकल कर आ गई है। राइट फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसमें अपनी बुद्धि लगाकर कर पाएंगे। राइट, अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ पाना तो बताना मुझे कमेंट करके, हाँ सर कोई प्रॉब्लम आए तो भी बताना, नहीं तो फिर उसके लिए तो हमने सॉल्यूशन बता ही दिया था क्या करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। जितने भी लोग मेरे साथ पूरा सेशन बने रहे, हालांकि आज का सेशन काफी लंबा रहा, तो जितने भी लोग मेरे साथ सेशन में पूरा टाइम बने रहे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जितने भी लोग आज नए जुड़े थे मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर A² अकेडमी पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जा चुका है। चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो, किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी लिंक आपको दे दिए जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।